तो नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहाँ पे आज हम देखेंगे संस्कृत का जो स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम है, जिसका कोर्स कोड है MSK और कोर्स प्रोग्राम है MSK और कोर्स कोड है MSK 001। खंड 1 यानी कि ब्लॉक 1 उसका यूनिट 3 यानी कि इकाई 3 हम देखेंगे, जिसका शीर्षक है कथा साहित्य एवं ऐतिहासिक काव्य। कथा साहित्य एवं ऐतिहासिक काव्य, इसमें क्या क्या है? उद्देश्य देखेंगे, प्रस्तावना, कथा साहित्य और उसका उद्भव विकास देखेंगे, नीति कथाओं की विशेषताएं, प्रमुख नीति कथाएं, लोक कथाएं जैसे कि पंचतंत्र, हितोपदेश, अन्य लोक कथाएं, और ऐतिहासिक काव्य का उद्भव और विकास देखेंगे। प्रमुख ऐतिहासिक काव्य देखेंगे जैसे कि हर्षचरित, गौड़वहो, आर्यमंज, श्रीकल्प, मंजू श्रीकल्प, नवसहसांग चरित, ब्रिकमांक, देवचरित, राजतरंगिणी इत्यादि सारांश अंत में देखेंगे। उद्देश्य: इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप कथा साहित्य के द्वारा कथाओं में अंतर्निहित जीवन दर्शन का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ऐतिहासिक काव्यों के द्वारा भारतीय प्राचीन इतिहास का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। लोक कथाओं के माध्यम से लोकोपयोगी सदाचार, व्यवहार तथा आचार विचार का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। कुछ प्रमुख कथाओं और ऐतिहासिक काव्यों की कथा वस्तु पर परिचय प्राप्त कर सकेंगे। संस्कृत साहित्य में कथा साहित्य में ऐतिहासिक काव्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। इससे पहले आप महाकाव्यों का खंड काव्यों के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। इस इकाई में आप कथा साहित्य का उद्भव तथा विकास एवं ऐतिहासिक काव्य तथा उसके उद्भव के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। कथा साहित्य में आप लोक कथा एवं नीति कथा के विषय में विशिष्ट एवं ज्ञानपरक अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ ऐतिहासिक काव्यों के अध्ययन के साथ आप संस्कृत साहित्य में निहित ऐतिहासिकता के महत्व को जानेंगे। कथा साहित्य का उद्भव और विकास। प्रत्येक मनुष्य की अभिव्यक्ति का स्वरूप गद्यात्मक ही होता है। यही मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मनुष्य अपने भावों को जितनी सरलता एवं सहजता से गद्य में अभिव्यक्त करता है, उतना पद्य में नहीं कर सकता, क्योंकि गद्य छंद, गढ़, मात्रा इत्यादि के नियमों से सर्वथा विरहित होता है। इसलिए गद्य एवं पद्य दोनों में गद्य में ही अभिव्यक्ति करना सर्वजन संवेद्य होता है। वस्तुतः काव्य दो प्रकार का होता है। प्रथम दृश्य काव्य, द्वितीय श्रव्य काव्य। दृश्य अथवा अर्थात अभिनय अथवा नाटक, श्रव्य काव्य अर्थात गद्य पद्य, चंपू काव्य। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण के षष्ठ परिच्छेद के प्रारंभ में कहते हैं, दृश्य श्रव्य भेदेन पुनः काव्य धा मतम। श्रव्य काव्य के तीनों भेद को आचार्य दंडी काव्य आदर्श नामक ग्रंथ में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, गद्यम पद्यम च मिश्रम त्रिदैव व्यवस्थितम। गद्य काव्य का भाषा एक स्वाभाविक स्वरूप है, जिसमें पद्य बंध का सर्वथा परित्याग करते हुए भाव एवं रस के चमत्कार के साथ अलंकार, विन्यास तथा भाषा की प्राचंचलता मुख्य रूप से प्रतिपादित होती है। आचार्य दंडी ने काव्यदर्श में गद्य और गद्य का लक्षण इस प्रकार करते हैं, अपादः पद संतानो गद्य मायिका कथा, अर्थात पदबंध रहित वाक्य विन्यास को गद्य कहते हैं। गढ़ मात्र नियत पद तुरीय भाग पाद कहा जाता है, उसे रहित पद अर्थात सुबंध तिड़ंत समुदाय को गद्य करते हैं, अर्थात जिस सुबंध तथा तिड़ंत पद समुदाय में गढ़ मात्रा नियत पाद नहीं हो उसको गद्य कहते हैं। यजुर्वेद के गद्यात्मक यजु इस कथन से गद्य की प्राचीनता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। गद्य की परिभाषा आचार्य जैमिनी ने मीमांसा सूत्र में इस प्रकार से रेखांकित किया है, जिन पदों का सामूहिक रूप से एकात्मक अर्थ हो और विभाजित रूप में जो साकांग पद हो और जिनमें एक वाक्यता हो, वह गद्य कहलाता है। अर्थ है कत्वादेकम वाक्यम साकांग छेद विभागे स्यात्। इसी गद्य काव्य के दो भेद माने गए, कथा और आख्यायिका। इन दोनों भेदों का सर्वप्रथम निरूपण अग्नि पुराण में हुआ। आख्यायिका तथा कथा, खंड कथा, परिकथा तथा कथानिकेति मन्यन्ते गद्य काव्यस्य पंचचधा। अमरकोश में भी कथा के विषय में इस प्रकार कहा गया है, प्रबंध कल्पना तथा अर्थात काल्पनिक प्रबंध रचना जहाँ प्रधानता हो वहाँ कथा कही जाती है। कथा के स्वरूप को प्रकट करते हुए आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण के षष्ठ परिच्छेद में कहते हैं, कथायाम सरसम वस्तु गदार्यम विनिर्मितम क्वचिद्र भवेर्दार्या क्वचिद्व कत्र पक्वेत्रे अर्धोपदेन स्मृकार खलो दिव्यकृतम। अर्थात कथा में कथा वस्तु की कभी कल्पित होती है। कथा के प्रारंभ पदों के द्वारा सज्जनों की प्रशंसा, दुष्टों की निंदा तथा कभी के वंश का वर्णन होता है। कथा में विभाजन नहीं होता। कथा में मुक्त कथानक जंतस पक मंद को लाने के लिए दूसरी कथा से आरंभ किया जाता है। कथा में नगर, वन, मृगया, आखेट, राजा प्रेम, सरोवर इत्यादि का वर्णन होता है। कथा साहित्य का उद्भव। भारतीय साहित्य का एकमात्र आधार वेद ही भारतीय वांग्मय का उपजीव्य है। ऋग्वेद के संवाद सूत्रों को
भारतीय कथा साहित्य कामों के संवाद तत्व प्राप्त होता है। पुरूरवा रुषि संवाद, शर्मा पड़ी संवाद, विश्वामित्र नदी संवाद, यम यमी संवाद इत्यादि सूक्तों में तात्कालिक कथाओं को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। संवाद कथा साहित्य का मूल उत्साह, इसके बिना भारतीय कथा साहित्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कथनोपकथन इन संवाद सूक्तों की प्रमुख विशेषता है। इनमें प्रेम, हठ, व्यंग, तात्कालिक सामाजिक परिवेश, नीति, उपदेश एवं लौकिक व्यवहार के ताने बाने का बखूबी बुना गया है। वेदों के संवाद अथवा आख्यान कभी सादृश्यमूलक, कभी प्रतीकात्मक, कभी अन्योक्तिपरक, कभी कार्य विशेष में घटी घटनाओं को देशातीत और कालातीत प्रस्तुत करते हैं। अनुक्रमणी साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ बृहद देवता में भी देवताओं के संबंधित 40 आख्यानों का विस्तृत वर्णन होता है, जो 300 श्लोकों में निबद्ध हैं। मैकडोनल्ड के अनुसार यह ग्रंथ प्राचीनतम व्यवस्था आख्यान संग्रह है। उपनिषदों में भी जीव जंतुओं की कथाएं विशिष्ट रूप से आई हैं। कुत्तों के द्वारा अपने नेता का चुनाव, दो हंसों के वार्तालाप से रैकों का ध्यान भंग होना इत्यादि। रामायण में नीति कथाओं का उल्लेख प्राप्त है। महाभारत में भी लोक कथाओं और पशु कथाओं की प्रचुरता है, जिनमें नैतिक एवं धार्मिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। शांति पर्व में कुल 12 कथाएं हैं, जिनमें सोने के अंडे देने वाली चिड़िया की कथा, चतुर सियार की कथा, गच्छ कच्छप की कथा आदि प्रमुख है। आदि पर्व की कथाओं में शकुंतलोपाख्यान, नलोपाख्यान, सावित्रोपाख्यान आदि की दृष्टि से अत्यंत उपादेय एवं महत्वपूर्ण है। जैसे आजिकृपाणीय, काकनालीय, अहिनकुलम, काकोलुकियम। आर्यसूर की जातक माला में 35 जातक कथाओं का विपुल संग्रह है। इसके उपरांत पाली साहित्य में भी अनेक बौद्ध कथाएं लिखी हैं। बौद्धों के अनुकरण के फलस्वरूप जैनों ने भी कथा साहित्य का ग्रंथ लिखे हैं। हरिशण के बृहद कथाकोश में एक एक जैन सिद्धांत का प्रतिपादन पृथक कथाओं में किया गया है। कथाओं के प्रकार, संस्कृत में कथा लिखने के 2 उद्देश्य प्रधान थे: शुद्ध मनोरंजन एवं नैतिक उपदेश। शुद्ध मनोरंजन के लिए जो कथाएं प्रचलित हुए लोक कथा तथा धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए जो कथाएं प्रचलित हुए नीति कथा कहलाई। कुछ नीति कथाएं पशु पक्षियों को आधार बनाकर मान कर लिखी गई हैं। मनुष्य पशुओं के व्यवहार से शिक्षा ग्रहण कर सके, इसलिए पशु पक्षियों का प्रधानता के कारण इन्हें पशु कथा के नाम से भी अभिहित किया जाता है। इन सभी कथाओं में रोचकता, सरलता, मार्मिकता, आश्चर्यजनकता, प्रेम, विश्वासघात, धर्म, नीति, सदाचार तथा आचार विचार का वर्णन है। इन सभी कथाओं में कल्पना के प्राधान्य के साथ साथ वास्तुपरिकता भी शामिल है। यह कहना युक्ति संगत है कि विश्व की अन्य भाषाओं को कथा साहित्य का बीज भी संस्कृत की ही कथाएं। इनके अतिरिक्त अद्भुत कथा तथा कल्पित कथा भी कथा साहित्य में प्रमुख स्थान रखती है। खंड कथा, परिकथा और कथानिका भी कथाओं के अवान्तर भेद हैं। नीति कथाओं की विशेषताएं: मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए बौद्धिक बल का प्राचुर्य अपने आप में विशिष्ट स्थान रखता है। बौद्धिक बल नीति कथाओं के माध्यम से अत्यधिक सहजता से प्राप्त होता है। नीति कथाओं के नैतिक उपदेश, व्यवहारिक ज्ञान तथा जीवन दर्शन को बढ़ाते हैं। बालकों के कोमल मन में ये नीति कथाएं तीव्रता से उनके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाती हैं। ये नैतिक उपदेश पशु पक्षियों को मात्र पात्र बनाकर दिए जाते हैं, जिससे कथा में रोचकता का अभाव न हो। पशु पक्षियों को पात्र बनाने के पीछे एक तर्क यह भी है कि जब पशु पक्षी बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य करते हैं तो एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम मनुष्यों को भी मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। नीति कथाओं में जीवन के सत्य असत दोनों पक्षों को चित्रण करके असत से बचने और सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया जाता है। इसमें नीति, सदाचार, धर्म, दर्शन तथा काव्य सौंदर्य का सुंदर समन्वय है। इन कथाओं में एक कथा से अवान्तर तथा निकलती है जो श्रोता को रुचिकर लगती है, जिसे कथा को सुनने में उससे अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है। गद्य पद्य का सम्मिश्रण कथा की रोचकता में 4 चांद लगा देता है, जिससे श्रोताओं के अत्यधिक उत्कंठा के साथ आनंद की प्राप्ति होती है। नीति कथाओं की शैली सरल, सुगम एवं सुबोध है। मनुष्य के जीवन को उन्नति पथ पर अग्रसर करने में, उनको व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने में, सामाजिक आचार विचार की शिक्षा देने में, मानवीय गुणों का विकास करने में नैतिक कथाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। नैतिक कथाओं के विषय में श्लोक उल्लेखनीय है: श्रुतो हितोपदेशोम पाठोम संस्कृतोक्तिषु वाचाम सर्वत्र वैचित्रम नीति विद्याम ददाति च। प्रमुख नीति कथाएं लोक कथाएं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। वस्तुतः पंचतंत्र का मूल स्वरूप नष्ट हो चुका है, इसमें बहुत पाठांतर प्राप्त होते हैं। विष्णु शर्मा कौन थे यह भी निर्विवाद नहीं है। कुछ विद्वान चाणक्य, कुछ विद्वान चाणक्य के पुत्र को तथा कुछ विद्वान अन्य किसी को ही विष्णु शर्मा मानते हैं, परंतु पंचतंत्र के आरंभिक पद्यों के आधार पर विष्णु शर्मा चाणक्य से सर्वथा भिन्न थे। दोनों को एक स्वीकार करना तर्कसंगत नहीं है। मानवे वाचस्पतये शुक्राय पराशराय ससुताय चाणक्याय च विदुषे नमोस्तु नय शास्त्र कर्तृभ्यः। प्रस्तुत पद्य में विष्णु शर्मा, मनु, बृहस्पति, शुक्र, पराशर एवं वेद व्यास के अतिरिक्त चाणक्य को भी नमस्कार करते हैं। विष्णु शर्मा पंचतंत्र को संपूर्ण अर्थशास्त्र का सार भी कहते हैं। सकलार्थ शास्त्र सारम जगति समालोक्य विष्णु शर्मदेयम तंद्रे पंचभिरेत चकार
सुमनहोरम शास्त्रम। पंचतंत्र का रचना समय हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में AB कीथ प्रोफेसर हार्टले का उल्लेख है। प्रोफेसर हार्टले ने इसकी रचना समय 200 ईसा पूर्व से स्वीकार किया है। पंचतंत्र की विषय वस्तु। कथा साहित्य में पंचतंत्र की प्रधानता और लोकप्रियता सर्वविदित है। इसी के आधार पर यह ग्रंथ अत्यधिक प्रचार प्रसार से न केवल भारतीय जनमानस पर बल्कि विदेशी जनमानस पर भी अपनी गहरी छाप छोड़ चुका है। इसकी कथा वस्तु मनोरंजन के साथ साथ जीवन जीने के तरीकों पर बल देती है। कथाओं के माध्यम से सामाजिक एवं व्यवहारिक ज्ञान को भी इसमें बतलाया गया है। इसका कथा शिल्प अद्भुत एवं नितांत प्रासंगिक है। विश्व कथा साहित्य में पंचतंत्र जैसा कोई ग्रंथ नहीं जिसमें पशु पक्षियों के माध्यम से मनोरंजन पर आधारित कथाएं निर्मित की गई हैं। विष्णु शर्मा की यह शैली अपने आप में एक अजूबा है। पंचतंत्र में 5 तंत्र अथवा अध्याय हैं। यह तंत्र शब्द वस्तुतः अध्याय का परिचारक है। इसके साथ ही यह तंत्र शब्द राजतंत्र का द्योतक है, जिससे नीति युक्त शासन विधि का ज्ञान होता है। इसमें नीति युक्त शासन विधि के 5 तंत्र बताए गए हैं। इन तंत्रों अथवा अध्यायों के नाम इस प्रकार से हैं। मित्र भेद, मित्र संप्रांति, काकोलू, कियम, लब्ध, प्रणास, अपरिचित कारक। इसमें कुल 75 कथाएं हैं तथा पद्यों की संख्या 1100 है। मित्र भेद में कुल 22 कथाएं हैं तथा श्लोक 461 है, जिनमें शेर और बैल की मित्रता तुड़वाना यह कथा मुख्य है। इसी के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। पिंगलनम नामक शेर तथा संजीवक नामक बैल ये 2 मित्र थे। करटक और दमनक नामक 2 गिद्धड़ों ने उनमें फूट डाल दी और बैल की हत्या करवा दी। इन 22 कथाओं के नाम से इस प्रकार से हैं। मूर्ख वानर की कथा, गोमायु श्रीगाल की कथा, दंतिल वैश्य की कथा, देवशर्मा परिव्राजक की कथा, जुलाहा तथा बढ़ई की कथा, वायस दंपत्ति की कथा, बगुले और केकड़े की कथा, भासुरक सिंह की कथा, अग्निमुख खटमल और जू की कथा, चंडक श्रीगाल की कथा, मदोत्कट सिंह की कथा। पानी कहाँ हो? टीटी डम्ब दंपत्ति और समुद्र की कथा, कंबुग्रीव कच्छप और संकट, विकट हंस की कथा, अनागत विधाता प्रत्युन्मति और यद भविष्य मत्स्य की कथा, चटक दंपत्ति और काष्ठकूट की कथा, वज्रद्रंष्ट सिंह और चतुरक श्रीगाल की कथा, मूर्ख वानर युद्ध की कथा, वानर और चटक दंपत्ति की कथा, धर्म बुद्धि पाप बुद्धि की कथा, मूर्ख बगुला और चतुरक श्रीगाल की कथा, जीर्णधन बड़िक पुत्र की कथा, मूर्ख वानर और राजा की कथा। इन कथाओं की प्रबल विशेषता है कि इनमें एक कथा का ऊपर कथा से पारस्परिक संबंध है। एक कथा में एक अथवा एक से अधिक अवान्तर कथाएं भी हैं। कथा का आरोहण इस प्रकार से होता है। दक्षिण देश में महिला आरोप्य नामक का एक नगर था। वहाँ के राजा अमर शक्ति थे। अमर शक्ति राजा के 3 मूर्ख पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति तथा अनंत शक्ति। इन दोनों मूर्ख पुत्रों को 6 महीने में विद्वान तथा राजनीति में पारंगत बनाने का बीड़ा उठाकर विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की तथा अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। मित्रभेद की एक कथा प्रस्तुत है। यह वायस दंपत्ति की कथा है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि उपाय से शत्रु पर जैसी विजय होती है वैसी अस्त्रों से नहीं हो सकती, क्योंकि उपाय को जानने वाला छोटे शरीर वाला होने पर भी वीरों द्वारा जीता नहीं जा सकता। इस अध्याय में 400 से भी अधिक सुभाषित वाक्य जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं, जैसे राजनीति कैसे आचरण करती है इसका सुंदर निदर्शन प्रस्तुत है। सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंस्रा दयालुरपि चार्थपरा वदान्या भूरि व्यथा प्रचुर वितरामगामा च वैश्यांग नृप नीतिरनेक रूपा। अच्छे और बुरे कर्मों का फल निश्चित ही भोगना पड़ता है। इस विचार पर प्रस्तुत है। लोके अथवा तनुभृताम निज कर्मपाकम नित्य समाश्रितवताम सुहित क्रियाणाम भावार्जितम शुभम मथाप्युपय शुभम निकाम यदा भावी तद भवति नात्र विचार हेतु। अर्थात इस संसार में जीवों को अपने उन कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है जो अपनी क्रिया के द्वारा किया गया है, क्योंकि अच्छा या बुरा अपने कर्म से उपार्जित है और जो भावी है वो कर ही रहेगा। इसलिए अब इसमें सोच विचार की जरूरत नहीं है। मित्र संप्राप्ति नामक अध्याय में कुल 6 अध्याय हैं, जिनमें कौवा, कछुआ, हिरण तथा चूहे की मित्रता की कथाएं हैं। इस आधार पर इस अध्याय का नामकरण हुआ है। ये कथाएं इस प्रकार से हैं। काक, कुर्म, मृग, मूसक की कथा, हिरण्य और लघुपतनक की संवाद, हिरण्यक वृत्तांत, तिल बेचने वाली सांडली की माता की कथा, भील की कथा, प्रापत्य मर्थ वड़िका की कथा, सोमालिक कोली की कथा, तीक्ष्ण विशाल और श्रीगाल की कथा। इन कथाओं में उपयोगी मित्र बनाने पर अत्यधिक बल दिया गया। इसमें यह नीति शिक्षा है कि हमें उपयोगी मित्र बनाने चाहिए जो संकट के समय हमारा साथ दें। इन कथाओं में उपयोगी मित्र बनाने पर अत्यधिक बल दिया गया।
इसमें 150 से भी अधिक सुभाषित वचन है जिनमें भावों का गंभीर परिलक्षित होता है। शत्रु दो प्रकार के होते हैं, स्वाभाविक और करुणा उत्पन्न, जैसे नकुल नेवला, सांप का, कुत्ते का, बिल्लियों का, मूर्ख तथा पंडितों का, सज्जन और दुर्जनों का, अमीर और गरीब का स्वाभाविक वैर होता है। इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि इस संसार में जो मनुष्य मित्र बनाता है उनके साथ कपट व्यवहार नहीं करता, वह किसी प्रकार भी शत्रुओं को पराजय को प्राप्त नहीं होता, शत्रु से पराजय को प्राप्त नहीं होता। कहा गया है, यो मित्राणि करोत्य तत्र न कौटिल्येन वर्तते तैसमं न पराभूतिं संप्राप्नोति कथंचन। काकोलुकीयम नामक तृतीय अध्याय में कुल 16 कथाएं जिनमें कौवा और उल्लू की कथा प्रमुख है। इसमें शिक्षा प्रदान की गई है कि स्वार्थ सिद्धि के लिए शत्रु से मिलकर उसे नष्ट कर देना चाहिए। कौवा स्वार्थ सिद्धि के लिए शत्रु से मिलकर उसे नष्ट कर देना चाहिए। कौवा उल्लू से मैत्री करके अंततः उसके निवास स्थान पर आग लगा देता है। इसी आधार पर उसे अध्याय का नामकरण हुआ। इसमें मित्र बने हुए शत्रु पर विश्वास न करने की बात कही है, जैसा कि कहा गया है, न विश्वसेत पूर्व विरोधित्स्य शत्रोश्च मित्र तत्व मुपागतस्य दग्धाम गुहाम पश्य उलूक प्रणाम काक प्रणयितेन हुतासेन। लब्ध प्रणास नामक चतुर्थ अध्याय में कुल 11 कथाएं हैं जिनमें बंदर और मगरमच्छ की कथा मुख्य है। इसी कथा के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। इस अध्याय से यह शिक्षा प्राप्त होती है कि बुद्धिमान बुद्धिबल से जीता जाता है तथा मूर्ख अपने हाथ में आई हुई वस्तु भी खो देता है। कहा भी गया है, न विश्वसेद विश्वस्ते विश्वस्ते अपि न विश्वसेद। विश्वासादभ्यम व्युत्पन्नम मूल्यानपि निकृन्तति। अविश्वास के योग्य पुरुष का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए तथा विश्वासी का भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। अविश्वास के योग्य पुरुष का भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए तथा विश्वासी का भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास के कारण उत्पन्न हुआ भय जड़ें भी काट देता है और सर्वथा नाश कर देता है, जिससे फिर उन्नति करके कोई आशा नहीं होती। अपरिचित कारक नामक पंचम तथा अंतिम अध्याय में कुल 14 कथाएं हैं। इनमें ब्राह्मणी और नेवले की कहानी मुख्य है। इससे यह शिक्षा प्राप्त होती है कि बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणी ने अपने प्रिय तथा सर्प से शिशु की रक्षा करने वाले नेवले की यह समझकर हत्या कर दी कि उसने बच्चे को मार डाला है। वह बिना विचारे काम करने से पीछे बचताती। इसी कहानी के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। पुरुषार्थ करने से ही सफलता प्राप्त होती है, भाग्य के भरोसे तो कायर रहते हैं। कहा गया है, अभिमत सिद्धिर शेषा भवति ही पुरुषस्य पुरुषकारेण दयमिति यद्यपि कथयसि पुरुष गुणः सोऽहमपि दृष्टाम्यम्। पुरुषार्थ से ही मनुष्य की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जिसे अदृश्य या भाग्य कहा जाता है। वह अदृश्य नाम का ही पुरुष का ही एक गुण होता है, अर्थात पुरुषार्थ के अतिरिक्त दैव या भाग्य कुछ नहीं है। पुरुषार्थ का ही दूसरा नाम भाग्य। पंचतंत्र की शैली अत्यंत हृदय वर्जक एवं आकर्षक है। इसकी भाषा प्रवाहपूर्ण है, सरल, उत्साहवर्धक, उत्कंठा प्रदान करने वाली है। सुभाषित वाक्य तो अत्यंत असरदार है, जिसका भावार्थ बहुत ही गंभीर तथा सार्थक है। सर्वगर्भित वाक्य विन्यास इसकी अपनी विशेषता है। बाल विनोद के साथ साथ मनोविनोद इसका एकमात्र लक्ष्य है। व्यवहार कौशल की शिक्षा प्रदान करना है इसका मूल भावलिक उद्देश्य है। अलंकारों का सुंदर नियोजन, भाव गंभीर, रस परिपाक, भाषा वैविध्य, पंचतंत्र का वैशिष्ट इन्हीं महत्व को देखते हुए ग्रेट स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड, संसार की प्रमुख लघु कथाएं नामक आधुनिक कहानी संग्रह कलेक्शन ऑफ स्टोरीज में इसकी कहानियों का प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। पंचतंत्र में मौलिकता, आचारों की उदारता, भाव की उत्कृष्टता का प्रभाव सर्वत्र दिखाई देता है। इसकी अति सरल रोचक एवं सदुपदेश भरत कथाओं के आधार पर यह सर्वजन ग्रह हो गया है। इसकी कथाओं के शिक्षकों को जीवन पथ मानकर यदि कोई व्यक्ति इसे स्वीकार कर लेता है तो अपनी संपूर्ण समस्याओं का हल कर सकता है। नितांत तथ्यपूर्ण सत्य है। हितोपदेश अगला है। हितोपदेश पंचतंत्र पर आधारित कथा ग्रंथ है। इसके लेखक नारायण पंडित हैं। हितोपदेश के उपांतिम श्लोक में इस प्रकार लिखा है, तावन्नारायणेन प्रचरतु रचिता संग्रहोऽयं कथानाम। इसकी रचना बंगाल के राजा धवलचंद के आश्रित नारायण पंडित ने की थी। इसकी एक पांडुलिपि 1373 ईस्वी में प्राप्त हुई। सभी पांडुलिपि के आधार पर 14वीं शताब्दी के बाद की रचना नहीं हो सकती। फ्लीट थसमंस जद ने हितोपदेश में प्रयुक्त रविवार यानी कि भट्टार करवार शब्द के विषय में कहा है कि 900 ईसा पूर्व इसका प्रयोग नहीं था। वस्तुतः यह शब्द मित्र लाभ नामक प्रथम अध्याय की तीसरी कथा में इस तरह प्रयुक्त हुआ है। तदद्य भट्टार कवारे कथ में तांदंत स्पृशामि। इस आधार पर इसका काल 10वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी माना जा सकता है। यह हितोपदेश नामक ग्रंथ सुनने से संस्कृत में संभाषण की चतुरता को, सब विषयों में वाक्यों की विचित्रता और नीति विद्या को प्रदान करता है। नारायण पंडित ग्रंथ की प्रस्ताविका में कहते हैं, श्रुतो हितोपदेशम पांडवम संस्कृतोस्तिषु वाचाम सर्वत्र वैचित्र्यम नीति विद्याम ददाति च। हितोपदेश 4 भागों में विभक्त है। मित्रलाभ, सुहृदय भेद, विग्रह, संधि। तो मित्र
हितोपदेश 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 हितोपदेश। देखते हैं कितना है, फिर उसको अगले अंक में हम देखेंगे। हितोपदेश से हितोपदेश से हितोपदेश से हितोपदेश से हितोपदेश 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 हितोपदेश, क्योंकि ये इकाई है लंबा 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 लंबा। हितोपदेश 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 हितोपदेश। इकाई 3 की चर्चा हम कर रहे हैं, हितोपदेश हितोपदेश हितोपदेश। तो अगले अंक में हम इसको ख़त्म कर लेंगे। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत। अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नाउ।